बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं जी। वो वक्त आन पहुँचा है, ताजिर जो थे वो बड़े परेशान थे कि सैटरडे को जी उनके कारोबार बंद रहते हैं, टाइम लिमिटेशन की वजह से उनके कारोबार मुतासर हो रहे हैं। तो खैर वो रिलैक्सेशन जो कि ताजिर चाह रहे थे टाइमिंग के हवाले से, दिन के हवाले से कि सैटरडे को भी उनकी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बहाल की जाएं, तो ये जो है ताजिरों का दरीना मुतालबा मान लिया गया है और 23 तारीख से इन पाबंदियों को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो आप ये मत समझिए कि अगर ये सब चीज़ें आप नॉर्मल करने जा रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो अब बेहतर हो रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मज़ीद बढ़ जाएंगी क्योंकि हमारे पास अपडेट जो आ रही हैं कोविड की उसमें एज सच कुछ चेंज नहीं है। उसी तरह से डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, उसी तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डेंगू का ख़तरा भी कोविड के बराबर ही अब आता चला जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज की खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। कोमल बाहर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त शहर का मौसम कैसा है। कोमल बताएगा, सुबह तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल भी नजर आ रहे थे, बारिश की क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? मौसम आज दिन भर कैसा रहने वाला है? शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मतला आज भी मुतदिल है, सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी है। अगर फिलवक्त के हवाले से बात की जाए तो फिलवक्त जो है वो आसमान पर बादल जो है वो टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद हैं जो कि कभी भी बरस सकते हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान ये कहा जा रहा है कि रिमझिम जो है वो कभी भी जारी हो सकती है बेशतर मकामात पर, जबकि तेज़ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज और कल यानी कि 2 रोज़ जो है वो बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से शहर लाहौर में दाखिल रहेगा। और हवाएं जो है वो इस वक्त शुमाल मशरिक की जानिब से चल रही हैं जो कि शहर लाहौर में बारिश का बाइस भी बनेगा। और साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 84% और हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर ओवर लाहौर में जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो है वो हवा ज़रा थमी हुई है, लेकिन वक्फे वक्फे से हवाओं का सिलसिला भी शहर लाहौर में जो है वो अपने रंग दिखा रहा है और खूबसूरत मनाजिर भी पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो अपनी तब्दीली की तरफ है, तो इसलिए अपने मुख्तलिफ तेवर दिखाएगा, कभी सूरज कभी बादल, तो कभी मौसम खुशगवार होगा, कभी हब्स होगी, तो कभी गर्मी जो है वो अपना जोर दिखाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोमल। मौसम मुख्तलिफ तेवर दिखाएगा, ये प्रेडिक्शन की जा रही है। बारिश के कुछ इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं, अलबत्ता ओवरऑल शदीद गर्मी वाली जो लहर है वो नहीं रहेगी, मौसम बेहतर रहेगा। तो कोमल हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी, कुछ शहर की खबरें जो कि हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? दुर्रे नायाब, आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी है हमारे डेली सिटी 42 की। हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी गई है, बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखें जी, ये अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम शहरियों पे और ताजरों पे हुकूमत ने डाल दी है। जो इनका दरीना मुतालबा था बिलाखिर मान के उन्होंने कह दिया कि आप आ जाएं, आप बाजार खोलें और कोरोना SOPs के साथ अमल दरामद करके अपने कारोबार चलाएं। ये उनका मुतालबा था। इस पे जो माजी में जो मुश्किलात रहीं, जो रिस्ट्रिक्शंस रहीं, वो ज़रूरी भी थी क्योंकि कोविड केसेस जो है वो हम 10 पॉइंट से भी ऊपर चले गए थे। अब ताजर क्या करते हैं और ताजर किस तरह से लोगों को रोकते हैं, मरहलावार किस तरह से लोगों को ख़रीदारी की तरफ लाते हैं और शहरी किस तरह से तहम्मुल का मुजाहरा करके दुकानों में रश नहीं करते। मुझे ये लगता था कि आपने टाइम लिमिटेशन की। सम टाइम मैंने अगर बाजार जाना है तो मैं ये सोच रही थी अच्छा जी 8 बजे मार्केट बंद हो जानी है तो मैं जल्दी से चली जाऊँ, उस वजह से एक रश टाइप चीज़ देखने में आती थी। सेकेंडली वो लोगों का एक बड़ा नॉर्मल सी एक स्टेटमेंट थी, जी इस टाइम के बाद कोरोना नहीं आता, हफ्ते वाले दिन क्या कोरोना नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आपने बिल्कुल उस पे वो बात वही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 5 बजे या 6 बजे या 8 बजे बंद कर दें और उसके बाद जो दफातर का रश होता है ख़त्म होने के बाद लोग ज़ाहिर बात है घरों से जाने से पहले अपनी शॉपिंग करते हैं, कोई ना कोई चीज़ लेते हैं, तो उसका रश को किस तरह कंट्रोल करेंगे, इसकी जिम्मेदारी भी डायरेक्ट ताजरों पर और शहरियों पर आ जाती थी।
अगर हुकूमत अब रात 10 बजे तक भी खोल रही है तो अब भी जिम्मेदारी शहरियों पे और ताजरों पे ही है। सेकेंडली हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, अब आपको मॉनिटरिंग भी कुछ उस तरह से मॉनिटरिंग तो जिस तरह कर रहे हैं आपको पता ही है कि जो रोज़ हम सुबह से लेकर रात तक सोशल मीडिया पे खबरें चलाते हैं और मीडिया से खबरें उठाते हैं, फिर प्रेस रिलीज जिस तरह से भेजी जाती हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बहुत मुतहर्रिक नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली फील्ड में बहुत उसका असर जो है ना वो ज़्यादा नहीं हो रहा। उसकी वजह मैंने आप पहले भी ये डिस्कस की थी कि समटाइम होता यह है कि एक छोटी सी मार्केट में जाके एक इलाके में जाके कार्रवाई की जाती है और उसका इम्पैक्ट भी चंद घंटों तक रहता है। बाद में वो दुकानें दोबारा खुल जाती हैं, डीसील हो जाती हैं, उसके बाद कारोबार रवा दवा हो जाते हैं, लोग इसको नॉन सीरियस लेते हैं। अगर रैपिडली आप हफ्ता भी ना करें, आप 3 दिन रखें, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर तमाम लोग शहरों पर एक साथ अपनी मॉनिटरिंग के लिए यगार करें तो शायद कुछ अच्छे नतीजे आ अच्छा हमारे पास आई डोंट थिंक सो इतनी कैपेसिटी है। एक तरफ तो पोलियो मुहिम चल रही है, एक तरफ डेंगू के हवाले से हम देख रहे हैं सर्वेलेंस कमिश्नर साहब ने अच्छी खासी जो है वो तेज कर दी है। उसके बाद आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट 50% चलेगी, रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। आप इन चीज़ों पे कैसे चेक एंड बैलेंस रखेंगे दुर्ने? आप मुझे सिर्फ ये बताएं। देखिए जी, अब जो डेंगू का फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेंगू हमें नहीं समझ आ रहा, हमें अब वो अलामात उस तरह से एजुकेट नहीं की जा रही। आप टीवी पे, सोशल मीडिया पे, दीगर जगह जगह आपको स्ट्रीमर्स लगे इश्तिहारात पे, स्ट्रीमर्स पे दिलाते थे। आप कोई एक अलामत तो बताएं। आज मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि लाहौर शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहाँ पे मुतासरीन आपको नहीं मिलेंगे। लाहौर शहर में जगह जगह डेंगू बुखार के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिल रहे हैं और बुखारात में लोग मुब्तला हो रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि बुखार को हम सीजनल चेंज में भी ले लेते हैं कि भाई सीज़न चेंज हो रहा है तो उस वजह से गला ख़राब हुआ तो बुखार ले लिया, कोरोना की तरफ भी लेके जा रहे हैं, लेकिन हम डेंगू पे फोकस नहीं कर रहे। अब कमिश्नर साहब को चूँकि डेंगू एक्सपर्ट हैं, उन्होंने डेंगू पे पहले भी बहुत काम किया, डिप्टी कमिश्नर है तो डेंगू उनको सबसे चैलेंज के तौर पर मिला। सिर्फ एजुकेशन अगर इसमें इन कर दी जाए कि एजुकेशन लोगों को दी जाए कि डेंगू क्या है, किस तरह से है और उसके अब जो रीसेंट अलामात हैं, मे भी हो सकता है कि पिछले 2-3 सालों में उसकी अलामात कुछ और हो। इस करंट ईयर में उसकी अलामात बुखार के साथ कोई पेट खराब होना, मसली होना, बिलफर्ज बहुत सारी अलामात हो सकती है। आंखों में शदीद दर्द होना, आपकी आंखें सुर्ख हो जाना, चुभन होना, तो बहुत सारी अलामात हैं। जिस तरह आपने कल या परसों भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया डॉक्टर साहब के साथ, उन्होंने बताया हमें ये एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको फोकस करते हुए लोग फिर जाते हैं डेंगू टेस्ट कराते हैं। डेंगू टेस्ट इतना महंगा नहीं है, आपका हार्डली 90 से 120 रुपए के अंदर हो जाना। हमारी इंतजामिया दावे कर रही है कि अस्पतालों में फ्री डेंगू टेस्ट की सहूलत मौजूद है। मैं कहता हूँ फ्री तो इनके दावों पे ना जाएं। आप इनके दावों पे अगर फ्री पे गए तो वो 100 और 120 रुपए से भी जाएंगे। आप टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आपको बुखार 1 से 2 दिन में जा रहा है, आपकी आंखों पे सुर्खी है, आपकी आंखों में चुभन है, आपको कुछ वैसे भी एबनॉर्मल फील हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तो आप टेस्ट करवाएं। मेरा ख्याल है कि 100 और 120 रुपए भी अगर आप खर्च कर ले तो अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जान से आगे नहीं, जान से आगे नहीं है। ये चीज उस दिन वाज़े तौर पर डॉक्टर साहब ने हुकूमत के दावों पे ना जाएं, ये मुफ्त टेस्ट वाली बात पे ना जाएं। वेस्ट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और खुदा ना खास्ता ये बुखार देखिए बिगाड़ है ना इसके अंदर, है ना, बिगड़ जाती है ना, आपकी तबीयत बिगड़ गई, आपके अंदर इन्फेक्शन जो है वो मजीद किसी और तरफ अटैक कर गई, बीमारी बुखार की वजह से आपको खुदा ना खास्ता डायरिया, हैज़ा या किसी और वजह तरफ चले गए, आपकी जब बॉडी के अंदर कोई खुराक या कोई इंटेक टिकेगा ही नहीं तो आप किस तरह से सर्वाइव करेंगे। अच्छा, मेरे लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पर शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं पर आपके महकमा सेहत पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने डेंगू के मरीजों को फैसिलिटेट करना है, आपने फैसिलिटेट करना है, साथ ही साथ जो आपके कोविड के पेशेंट हैं जिनको आप नहीं कर पा रहे हैं, जिनको आप अद्वियात तक फराहम नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडली बड़ी बात यह है इंतजामिया कैसे ये सब चीजें इंश्योर करेगी। अच्छा ना, मैं फिर कोई बात किसी को फेवर में नहीं करना चाहता, लेकिन हमने बतौर एक जर्नलिस्ट एक मॉडल देखना होता है कि सबसे अच्छा मॉडल कौन से दौर में रहा और सबसे अच्छा मॉडल किस एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, सबसे अच्छा मॉडल किस एडमिनिस्ट्रेटर ने, डिप्टी कमिश्नर ने अडॉप्ट किया। तो उस पर बार बार फिर कैप्टन उस्मान की बात आती है कि जब वो सेक्रेटरी हेल्थ भी थे तो उन्होंने कोरोना के लिए जिस तरह लोगों को एजुकेट किया, लोगों को लिटरेचर एजुकेशन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपडेट किया, उसके बाद सर्विलेंस की, सर्विलेंस करने के बाद सबसे बड़ी बात कि एक स्टेप आगे मास्क फॉर एवरीवन कैंपेन जो स्टार्ट की और फिर मास्क लोगों को पहनाए। अब आपको इस तरह के काम तो करने पड़ेंगे। आपने 3 सेक्रेटरी सेहत बदल दिए, आपने डिप्टी कमिश्नर्स बदल दिए, आपने दीगर इंतजामिया को उखाड़ पिछाड़ करके फेंक दिया, चीफ सेक्रेटरी चले गए, IG चले गए, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ
ज़रूरी है कि सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मुस्तहकम एडमिनिस्ट्रेशन रहनी चाहिए। इंतज़ामी जो किरदार है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। बतौर सरकार भी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, फंड्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसे इनको जारी नहीं करेंगे, इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए पुश नहीं करेंगे और डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, ये काम नहीं होने वाला। ये इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोरोना और डेंगू जैसे दो फैक्टर्स जो हैं वो लाहौर शहर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे शहर के इतने सारे मसाइल हैं, आप प्राइस कंट्रोल की बात कर लें, आप पोलियो की बात कर लें, आप डेंगू की बात कर लें, मेरे ख्याल से टीमें इतनी हमारे पास मौजूद नहीं है कि इन सब चीज़ों का हमारे पास गिरे चुने वही है। देखे ना, आपके पास 2 सेक्रेटरी हेल्थ हो गए, वो भी एक को तो कभी मैंने नहीं देखा। एक बाज़-औक़ात फील्ड में कभी नज़र आ जाते हैं आजकल थोड़ा सा, कभी मिनिस्टर्स या कभी कोई बहुत वीवीआईपी किस्म के विजिट्स हों तो उसमें जो नए सेक्रेटरी सेहत साहब नज़र आ जाते हैं। लेकिन माजरे के साथ ये चीज़ें तो अगर टीवी पे ना भी नज़र आएँ तो हम फील्ड में रोज़ देख रहे होते हैं। आप हस्पतालों में लोगों के इलाज मुआलजे की सहूलियात से अंदाज़ा करवा लें, आप डेंगू सर्वेलेंस की जो सहूलियात है उससे अंदाज़ा कर लें, आप डेंगू की जो नए डीसी साहब फील्ड में नजर आ रहे हैं, मुतहरिक हैं इन सब चीज़ों को। मुतहरिक इस हद तक हैं कि 1-2 विजिट्स होते हैं, 1-2 मीटिंग करते हैं और उसके बाद जो अब होता है ना कि तो सब काम तस्वीरी असल में ना, ये देखिए आपने खुद से क्या सोचा, आपने खुद से क्या डिलीवर किया और आपने खुद से क्या दिया, ये सोचना जरूरी होता है। बतौर लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ये डेंगू को लेके भी जो एफर्ट स्टार्ट की हैं, कमिश्नर साहब एक्टिव नजर आना शुरू हुए हैं, खुद फील्ड में नजर। मुझे डीसी साहब इस तरह से फील्ड में नजर नहीं आए। अभी डीसी साहब नए हैं, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा था ना, अभी उनको लाहौर का एक आइडिया भी नहीं है, लाहौर का थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ हो चुका है, उनको पता नहीं है, उनको नहीं पता कि माजरे के साथ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का वो ज़रा सूट पहन के मार्केट में निकलना और फिरना ज़रा मुश्किल होता है। लाहौरिया भी कंफर्टेबल फील नहीं करते। यहाँ तो आपको उन्हीं के रंग ढंग में, उन्हीं के कपड़ों में, उन्हीं के मिजाज में ज़रा जाना होता है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करनी होती है, समझाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले जाते ही डंडा शुरू कर दें, आपको थोड़ा सा एजुकेट करके लोगों को बड़े शहर में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ दफातर में नहीं बैठा जाता। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हमें हर डिप्टी कमिश्नर के जाने के बाद और उसके पुराने से पुरानों के बाद और फिर जो चीज़ों का एक सिलसिला नज़र आता है, तो अभी तक डिप्टी कमिश्नर साहब वो पेस नहीं बना सके जो पिछले डिप्टी कमिश्नर्स में रही। जाहिर बात है, कैप्टन उस्मान रहे, नूरुद्दीन बेंगल साहब रहे, सुमेरा सैयद साहब रहे, बड़ा इन लोगों ने काम किया और रात तक इन्होंने हमें भी काम पे लगाए रखा कवरेजेस के लिए। अब तो हालात ये हैं कि जब उनका दिल करता है ना, वो एक सोशल मीडिया पे खबर जो है वो भेज देते हैं, अपने एक लिंक पे चढ़ा देते हैं, अपने एक ट्विटर अकाउंट पे चढ़ा देते हैं, सरकार को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ टैग कर देते हैं। भाई इस तरह आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर तो ठीक चल रही है लेकिन शहर में ठीक नहीं चल रही। माजरत के साथ कागजों में आप खुद ठीक कर देते हैं। और माजरत के साथ शहर में खराबियां जो है वो आप कल आप ये तस्वीर हमारी टॉप स्टोरी देख लें, ये भाटी चौक में क्या हुआ है। भाटी चौक में इतना पानी मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी देखा हो, और गुज़िश्ता कई सालों से हम लक्ष्मी चौक को रोते थे। भाई आप बतौर सरकार लक्ष्मी चौक को मजाक उड़ाते थे, आपने तो भाटी चौक को लक्ष्मी चौक बना दिया। बिल्कुल ऐसे आधी आधी वहां पे ये डबल कैबिन कार है जो बहुत ऊंची होती है, वो डूबी नजर आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के हालात देखूं, डेंगू कोरोना को छोड़ दें तो डीसी साहब, हम एमडी वासा साहब हम देख लें, कमिश्नर साहब देख लें कि लाहौर शहर के अंदर ये आपकी नकासी, आपकी सहूलियत क्या हो गई है। एक पॉइंट से निकले अगले पॉइंट पे चले गए, अगले से निकलेंगे अगले चले जाएंगे। लेकिन नए डीसी साहब को अब ये जरूर समझना है कि फील्ड में निकले बगैर काम नहीं होने वाला। आपके पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, शहर लाहौर जैसा बड़ा शहर है और यहाँ पर आपको हर चीज का जवाब देना लाहौर शहर की एक खूबसूरती है, लाहौर शहर में दिखेगा वही जो दिखेगा। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर मैं भी रिपोर्टिंग करते हुए घर बैठे रिपोर्टिंग शुरू कर दूं, मैं फुटेज किसी से मांग के खबरें डालना शुरू कर दूं, तो ये बात नहीं है। जब तक फील्ड में जाके मौके पे खड़े होके कुछ ना कुछ चीजें हम नहीं निकालेंगे, ये काम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ अब ये जो बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, हम इनको नजरअंदाज कर सकते हैं। अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो पूरे पंजाब के तमाम इजला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिप्टी कमिश्नर है। यहाँ का कमिश्नर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जो सेक्रेटरीज बैठने वाले हैं वो सबसे पहले लाहौर से आगाज करते हैं, फिर पंजाब के दीगर इजला में जाके उसकी कारकर्दगी को मॉनिटर करते हैं। अच्छा, एक कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था ट्रिकल डाउन इफेक्ट। आप ऊपर से जो करते हैं उसका इफेक्ट नीचे जाता है। अगर आप ऊपर ही घर में बैठे रहेंगे, दफ्तरों में बैठे रहेंगे, कैंप ऑफिस में बैठे रहेंगे, मीटिंग्स करते रहेंगे, तो फिर नीचे भी लोग जो है ना दफ्तरों में बैठे रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे। आप फील्ड में जाएंगे, रोज जाएंगे, सुबह दोपहर शाम जाएंगे, खाने की तरह जिस तरह आप नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, इस तरह आप अगर फील्ड विजिट्स करेंगे, सारे फील्ड विजिट्स करेंगे, तमाम आपके टाउन ऑफिसर फील्ड विजिट करेंगे, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स करेंगे, आपके तमाम मजिस्ट्रेट्स करेंगे। फिर मैं मजिस्ट्रेट की फैक्टर पे नहीं आ रहा, वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है ना अलहदा से, कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट्स कहाँ पे सो रहे हैं।
तो आप जब फील्ड में निकलेंगे तो बात आगे चलेगी, आपकी कारकर्दगी भी होगी, शहर का भला भी होगा। और लाहौर का एक मिजाज है कि लाहौर की जिसने खिदमत की है वो उसको भूलता नहीं है, वो उस अफसर को याद रखता है। और हम कोई रखे ना रखे, सिटी 42 जिसको शहर की आवाज कहा जाता है, हम लोग आपकी कारकर्दगी दिखाते भी हैं, उसको सराहते भी हैं, नहीं भूलते और हमेशा याद भी रखते हैं। खैर, आप जब बात हो रही है कि जी नए डीसी साहब कितने एक्टिव हैं, तो वो तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं। कुछ कल वाली बारिश के बाद शहर के हालात भी दिखाएंगे, डेंगू की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, वासा की कारकर्दगी भी, और जो शहरियों के लिए बहुत बड़ी बन जाती है, फीडर स्ट्रिप होने से घंटों बिजली जो है वो गायब रहती है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत जगहों पर अभी भी लोग शिकायतें कर रहे हैं कि निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है, तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अपनी दूसरी खबर की तरफ चलें, क्योंकि वाटर पाउंडिंग के हवाले से है और ये सिलसिला जुड़ा है डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल के साथ, तो मैं डेंगू की अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, शहर में कोरोना के साथ डेंगू सर उठाने लगा है। 126 नए मरीज सामने आए हैं। रमा साल अब तक कंफर्म केसेस की तादाद 623 हो गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 19 मरीज दाखिल हैं। गुज़श्ता रोज 7130 इंडोर, 3893 आउटडोर मकामात की चेकिंग हुई और 94 लार्वा बरामद किए, जिन्हें मौके पर तल्फ कर दिया गया। तो ये कार्रवाइयां शहर में डेंगू कंट्रोल के लिए की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये वो केसेस हैं दुर्नियाब जो हमने बताया रिपोर्ट हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया होगा, जिनको पता भी नहीं कि उनको डेंगू है। अच्छा, अभी आप एक वो आपको याद है हमारी खातून डिप्टी कमिश्नर थी, बिल्कुल, अगर वो बैठी होती और आप ये सवाल उनको कर देती तो उन्होंने तो कहना था कि ना आपको तो पता ही नहीं है, बिल्कुल आप तो हमें जो है ना खामखाई वो ट्विस्ट करने के लिए इस तरह के फिगर्स देती है। बिल्कुल ये आपको हकीकी फिगर देते हैं। ये हम कोई ये बताने की बात है कि हम कोई ऊपर से नहीं आते या हम कोई दफ्तर में बैठ के जमा तफरीक नहीं करते। ये हकीकत है, और अगर किसी को हकीकत दिखा के उसको अलर्ट करे तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो अच्छी बात है। अगर वो गलती आपके अंदर है और वो गलती ऐसी है जिसमें पूरा शहर आपके इसका अताब में आ सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो शुक्रगुजार चाहिए, लेकिन इंतजामिया में माजी में हम पे लोग लड़ते भी रहे हैं। लेकिन कम टू द पॉइंट के इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो बारिश हुई है गुज़िश्ता रोज़, और उसके बाद थोड़े वक्फे की बारिश ने जो लाहौर शहर की हालत कर दी है, ये भी एक हैरानकुन बात थी। और ये गोल्डन टाइम है डेंगू लार्वा की परवरिश का, और इतने पानी में तो डेंगू लार्वा सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में परवरिश पा जाता है। अब इसको कितने टाइम में आपने ड्रेन आउट किया, कितने टाइम में नकास को यकीनी बनाया, और कितने टाइम में आपने जो रह जाने वाले पानी के अंदर डेंगू स्प्रे किया ताकि उसके अंदर लार्वा परवान ना चढ़ सके। और अगर कोई मच्छर है उसने कोई अफसाइश का अमल स्टार्ट कर दिया तो वो भी वहाँ पे तल्फ होकर ख़त्म कर दे, ये देखना था। लेकिन माजरत के साथ ये 1, 2, 5 जगहों से करने से ये हल नहीं होगा। लाहौर शहर में कल बहुत ज़्यादा बारिश के बाद पानी भाटी में खड़ा रहा, अंदरून लाहौर के अंदर बहुत सारे मकामात पे खड़ा रहा। शुमाली लाहौर में सबसे ज्यादा पानी था। और सबसे बड़ी बात, ये जो भाटी चौक का इशू है ना, ये अब आपके कनेक्ट है लाहौर शहर के शेरावाला गेट फ्लाईओवर से, बिल्कुल आपने, क्योंकि वहाँ पे तामीराती काम हो रहा है, सीवरेज सिस्टम वहाँ पे कट ऑफ है और नया सीवरेज सिस्टम डाला जा रहा है। लेकिन उस वक्त तक उस पानी का इनलेट और आउटलेट जो है वो डिस्टर्ब है। लिहाजा जो शुमाली लाहौर का पानी आ रहा है वो उर्दू बाजार से होके भाटी चौक पे आके कहीं पे जहाँ प्याला थोड़ा सा बनेगा पानी वहाँ पे जमा हो जाएगा। आपने उसको निकालने के लिए इमरजेंसी प्लान क्या रखा? कुछ भी नहीं। आपको अंदाजा ही नहीं था, जो कल हाल देखा, आधी गाड़ियां पूरी डूब गई, मोटरसाइकिलें तो मैं तो कह रहा हूँ कि डबल कैबिन जो गाड़ी है वो ऊंची होती है आम गाड़ियों से, अगर वो डूब गई है तो मोटरसाइकिल वाला तो बेचारा मेरा ख्याल सिर्फ पानी में तैरता ही नजर आ रहा होगा। और ये हालात थे। और फिर उसके बाद जो खतरात होते हैं बारिश के दौरान, करंट आने का खुदा ना खासा खदशा होता है, पानी में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फिर पानी के अंदर गंदे जो अमूज़जात होते हैं वो बीच में शामिल हो जाते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पानी को फ़ौरन निकालने के लिए एक्टिविटी करनी होती है आपको। आप क्या कर सके? कुछ भी नहीं। आप इंतज़ार करते रहे कि जिस सिस्टम जब पानी लेगा तो पानी अल्लाह के सारे निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वासा की तैयारियां थी तो फिर मेरा ख्याल है माजरे के साथ तैयारियां छोड़ दें, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो वासा पे डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो LWMC पे डालेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्विटर्स थे कल मौके पे वो देखने वाले थे
जो उनके सोशल मीडिया पे डीसी साहब की एक्टिविटी थी वो देखने वाली थी कि हमने हिदायत जारी कर दी हैं, हमने वासा को कह दिया है। यही बात हमने पहले की थी ना, तो सिर्फ हिदायत जारी करने तक नहीं रहेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, आप अगर समझते हैं कि बतौर डिप्टी कमिश्नर आप एक ट्विटर करके, आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज करके, आप एक सोशल मीडिया पे एक, मुझे शहबाज शरीफ साहब का टाइम याद है, वो किस तरह खुद पानी में उतर जाते हैं। आप बहुत खूबसूरत सी स्लाइड बना के बरील जिम्मा हो जाएंगे। तो लाहौर को जी ऐसे ना बंदे की जरूरत होती है, ना ऐसे अफसर की किसी भी हमदर्दी और मदद की ज़रूरत होती है। लाहौर में तो वही बंदा कामयाब होता है जो खुद पानी में उतरता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि लक्ष्मी चौक जब पानी का एक पॉइंट बनता था तो मैंने कैप्टन उस्मान साहब को कितनी दफ़ा पानी में उतारा, मैंने एमडी वासा जाहिद साहब को कितनी दफ़ा पानी में खींचा, मैंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को जो कि पानी में आने को तैयार नहीं थे, मैं उनको पानी में ले गया और उनका तकरीबन ये घुटनों तक पानी जो था। उसके बाद कमिश्नर लाहौर जो उस वक्त थे उनको कितनी दफ़ा पानी में खींचा और शहबाज शरीफ साहब तो खुद पानी में आ जाते थे ना, उनके तो हमें पीछे चला जाना पड़ता था। भाई वो बेशक लॉन्ग बूट पहनते थे, आप भी पहन के मार्केट में दौड़ा रहे। हम ये नहीं कहते कि आपको फील्ड में आना पड़ेगा, आप किसी को फील्ड में आके लॉन्ग बूट का मजाक बना के ताना तो दे सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे काम करके दिखाना पड़ेगा। सूट शूट पहन के अगर आप दफातर में बैठे काम नहीं, ये कल वाले हालात आपने देख लिए हैं, यहाँ पे दफ्तर में बैठ के काम नहीं होने। कल भाटी गेट में मेरा ख्याल है कि पहली दफा मैंने ये पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में पहली दफा इतना पानी देखा है। भाटी गेट में कभी पानी नहीं होता था। मैंने उसका रीजन भी बता दिया, रीजन की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी होनी चाहिए थी वो भी बताई है, आपने नहीं की तो आपकी ये नाअहली है और इसको तस्लीम करना चाहिए और आइंदा आने वाले वक्त में खुले दिल के साथ तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकेंडली एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जी, अब हम कह रहे हैं डेंगू का खतरा है, दूसरा बहुत सारी जगहों से निकासी आपको अभी तक मुमकिन नहीं बनाया। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे डेंगू के। अब आप अंदरून लाहौर में देखना, इससे ज्यादा केसेस आइंदा 2-3 हफ्तों में रिपोर्ट होना शुरू होंगे, खुदा ना खास्ता, क्योंकि वहाँ पे पानी खड़ा रहा, पानी की निकासी नहीं हो सकी। अभी भी बहुत सारी जगहों पे हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं, पानी नहीं निकला, मशीनरी नहीं पहुंच सकी और वही छतें, वही हॉट स्पॉट्स, वही गलियां आपके लिए मसला बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, फीडर स्ट्रिप होना एक बहुत बड़ा मसला है और जिन इलाकों में कल बारिश हुई वहाँ घंटों बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही, इससे भी शहरी बहुत, इसका कोई परमानेंट हल ना माजी में निकला है, ना निकालने के लिए कोई पेशरफ्त हमें नजर आ रही है। क्या ये अजाब भी लोगों को इस तरह ही भुगतना पड़ेगा? देखिए, आप शहरी बेचारे क्या करें, मेरा ख्याल है कि शहरी जो है ना वो दुनिया में ही दोज़ख का जो है ना वो मज़ा चख रहे हैं और दुनिया में ही उनको जो मुसीबतें मिल रही हैं वो मेरी वजह से, आपकी वजह से, हुकूमत की वजह से भाई मिल तो रही है ना, इससे तो इनकार किसी को नहीं है कि ना उनके पास पानी होता है, ना उनके पास बिजली होती है, ना उनके पास घर से बाहर निकलने का रास्ता होता है। घर से बाहर निकलते हैं तो उनको जो ख़रीदारी है उसमें उनके आसान ख़ता हो जाते हैं, जो सब्जियां हैं, जो दालें हैं, जो घी हैं वो लेने के काबिल नहीं रहे। लोगों को जब बाहर निकलते देखते हैं, एक कल्चर था, बारिश होती थी तो लोग एंजॉय करते थे, जो कुछ भी नहीं कर सकता था वो 15-20 रुपए के पकौड़े ले लेता था। अब 15-20 रुपए के शायद 2 पकौड़े आते हो, इतनी महंगाई हो चुकी है। और घर में जो बनाना जाएगा वो पहले 300-350 रुपए का ऑयल लेगा, उसके बाद वो 50-60-100 रुपए के आलू लेगा, फिर वो महंगाई ज़्यादा होकर 500 रुपए के पकौड़े उसको पड़ गए और दिहाड़ी उसकी बेशक 350 रुपये हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें भी। अगर इंसान को आप सहूलत ना दे सकें, उसके घर के सामने पानी का निकास ना हो सके, उसके घर के अंदर एक पंखा ना चल सके, बारिश होती है तो हवस भी हो जाती है, आपके ये प्रॉब्लम्स ना हो सके तो फिर उसको भी ज़िंदगी जीने का क्या मसला, फिर वो तो सारी दोज़ख ही भुगत रहा है। तो इस पे अब आप कहें कि जी ये कुदरत का अमल दखल है, कुदरत का अमल दखल नहीं है। कुदरत अपना काम करती है। आपने अपना काम क्या किया, जो लेस्को ने काम किया है वो आपके सामने वासा ने जो काम किया। अच्छा, ये बारिश हो जाए फीडर ट्रिप होते हैं, हवा चले फीडर ट्रिप हो जाते हैं, हल्का सा मौसम का मिजाज बिगड़े तो फीडर ट्रिप हो जाते हैं। हम तो इसी चीज़ को एवेल्युएट करते हैं कि खुदा ना खास्ता कि अब कोई परिंदा ना बैठ जाए तो फीडर ट्रिप ना हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हम आगे निकल गए हैं, हम 2021 में आ गए हैं, लेकिन ये लेस्को हो गया, वासा हो गया, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, शायद ये 20 साल पीछे खड़े हैं और ये लोग इस चीज़ से सबक नहीं हासिल कर रहे कि आए रोज़ जितना भी टाइम है, जितना वक्त गुजरता जा रहा है, ये आपकी जितनी भी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आपकी मेंटेनेंस महंगी होती जा रही है, आपकी जो खराबी आती है सिस्टम में वो पहले हज़ारों में होती है, फिर लाखों में और फिर करोड़ों में चली जाती है। तो आपको कंटिन्यूस जो मेंटेनेंस है वो करनी होगी। और कोई अपनी कसर नहीं छोड़ा। हमने वासा की बात की, हमने लेस्को की बात की, हमने इंतजामिया की बात, हमने बाबुओं की बात की, जो बाबू हमारे जहाँ दिल चाह रहा है, हर कोई अपना। अच्छा, अना मजा की बात है कि अब बाबू जो है ना वो ये गिला नहीं कर सकते सरकार
सरकार ने हमें दिया क्या है। बिल्कुल एक ग्रेड 17-18 के असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी एक 90 लाख रुपए का डबल कैबिन का सरकारी डाला मौजूद है। उसके पीछे एक सिपाही हाथ बांध के खड़ा होता है, एक बंदा डायरी उठा के छतरी पकड़ के खड़ा होता है, डिप्टी कमिश्नर के पीछे इतना स्कॉट चलता है कि बंदा खुद परेशान हो जाता है। और उनका प्रोटोकॉल देख ले। अब सरकार इससे ज्यादा क्या करे? सरकार आपको प्रेसिडेंशियल अब आपको दे दे कि प्रेसिडेंशियल जो है वो इनके पास तो प्रोटोकॉल होना चाहिए। के साथ सरकार का भी सारा बस अवाम पर निकल रहा है और अवाम बेचारी अब किस मुश्किल में है। इतनी फैसिलिटीज के बाद भी काम ना करे ना तो उसका फिर अल्लाह ही यहाँ काम करेगा भी कोई नहीं। अवाम के लिए मुश्किलात क्या हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगली खबर हमारी यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई के हवाले से है। कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया। अब मुझे लगता है ये एक बार फिर से कहना नई बात, इसमें कोई रह ही नहीं गई। अच्छा, ये मेरे दिल की बात थी, मैं आपको कहने वाला था कि आप ये फ्रेज ना चेंज कर ले, एक बार फिर से छोड़ दे। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि क्यों ये लिख दिया जाता है, हर रोज का वर्ड यूज करना अच्छा, आप ना हम एक साल के डाटा उठाते हैं और हम काउंट स्टार्ट कर देते हैं कि जी अब 9वीं मरतबा, अब 10वीं मरतबा, अब 11वीं मरतबा, और आई एम श्योर कि हम इससे आगे ही जा रहे होंगे। ये नहीं हो सकता कि पहली दूसरी दफा इजाफा हो गया। ये तो अब पेट्रोल वाला काम पकड़ लिया है। यकम को, पहले 15 को, यकम को और 30 को पेट्रोल रिवाइज होता था। अब इन्होंने हर महीने के अंदर 15 दिन बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद जब दिल किया समझ आई तो पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, और अब सब्जियां फलों का भी टाइम हमारे इस खबर पर ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। अब ये अच्छी टर्म यूज किया, रिलीफ का एक और दरवाजा बंद कर दिया। कितने दरवाजे बंद होंगे? ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं बड़े गौर से लिस्ट पढ़ रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन, टिशू रोल, टॉयलेट क्लीनर, ब्लीच की कीमतों में इजाफा। मतलब कोई ऐसी चीज़ छोड़ी है जो लोगों ने इस्तेमाल करनी है और जाके लोग कहेंगे कि अच्छा जी ये चीज़ सस्ती। टिशू तक की कीमतों में इजाफा, क्या कहेंगे? आप बल्कि कहें कि वो चीज़ें छोड़ दी गई थी, हाँ, अब उनको भी उन्होंने जो है ना पकड़ लिया गया। दालों, सब्जियों से, घी से आगे आगे टिशू रोल्स पे आ गए हैं, आप ब्लीच पाउडर पे आ गए हैं, बाकी चीज़ें। अच्छा, ब्लीच पाउडर भी मतलब कि ऐसे कोई 1% यूज़ करता होगा, कोई करता भी नहीं है। और जो टिश्यूज़ हैं वो ज़ाहिर बात है वो यूज़ होते हैं, लेकिन आपको लगता था कि उस पर भी करना पड़ेगा। एक तो पहले ही वो बाहर से आ रहे होते हैं, ज़्यादातर आपको वो बाहर से मंगवा के मुख्तलिफ जो है वो मार्केट में मिलती हैं क्वालिटीज़, कुछ बाहर वाली होती है, कुछ लोकल होती है। वो तो ऑलरेडी इतनी महंगी है और वो पहले भी ज़ाहिर बात है टैक्स दे रहे होंगे, कुछ पेपर पे टैक्स दे रहे होंगे, किसी और कंजप्शन पे टैक्स दे रहे होंगे, सेल्स टैक्स दे रहे होंगे। लेकिन अब आपने भी एक अपना सोचा हुआ है कि कोई आइटम रह ना जाए जिस पे टैक्स लगा के। आपको पता है ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लोग कोविड की वजह से या सफाई सुथराई की वजह से हाथ धोना ज़्यादा शुरू कर दिया। अच्छा, हम ना सोचते हैं कि चलो यार एक चीज़ महंगी हो गई है, उसके अंदर कोई उसका ऑल्टरनेट यूज़ कर लें। अच्छा, कोई चीज़ महंगी हो गई है तो उसका कोई कम दर्जे वाला यूज़ कर लें। कोई चीज़ महंगी हो रही है तो नहीं जी, यहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स की बात की जाए, यहाँ वो ऐसी चीज़ महंगी करते हैं जिसका ऑल्टरनेट ही नहीं है। मतलब कि आप साबुन का ऑल्टरनेट, मैं मुझे हंसी भी आ रही है इस बात पे, खबर पे तज़किया करते हुए कि साबुन का ऑल्टरनेट क्या यूज़ करेगा बंदा। अब ऐसी चीजें मतलब कि टिश्यू का ऑल्टरनेट क्या यूज हम कहते हैं हैंड वॉश महंगा है तो चले साबुन की तरफ आ जाए। साबुन भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। थर्ड क्लास जो आपका दर्जा सोम का आपको कहा जाता है ना ब्रांड, वो भी नहीं कोई खरीद सकता। तो अब आप बताएं, टूथपेस्ट था तो कोई चले टूथ पाउडर यूज कर लें, टूथ पाउडर भी अब वो महंगे हो गए हैं, वो भी नहीं आपकी पहुंच में रहे, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ यही करेंगे कि फिर दुआएं देंगे सरकार को जो आप पे इतनी मेहरबानी कर रही है, आप उनके हक़ में इतनी अच्छी बातें करेंगे, उनके लिए अच्छे कलमात रखेंगे, दिल से ये दुआएं आपकी निकलेंगी कि वो आप पे इतनी मेहरबानियाँ कर रही हैं। और अगर आप टीवी पे कहीं आके बोल देंगे तो सरकार हमें मुर्दे इल्जाम ठहरा देगी, ऐसे ही, और हम महंगाई कर रहे हैं, हम बुलवा रहे हैं, हम चीखो पुकार हम उनको कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मज़े की बात, मैंने पहले भी ये फिनोमेना कई दफ़ा डिस्कस किया है कि हम किसी से कोई बात करते हैं तो लोग हमारा वो क्वेश्चन नहीं देते, वो कहते हैं जी कि पहले तुसी साढ़े नाल महंगाई से गल करो, बिल्कुल ऐसे ही, छड्डो रोड की बन रही है, दसो छड़ दो तुसी फ्लाईओवर कितने बन रहे हैं, भाई कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं कुछ दिन पहले एक स्टोर पे गई और वहां पर एक साहब ने अच्छी खासी ग्रॉसरी की, जैसे बिल बना वो एक चीज निकाल रहे हैं, दूसरी चीज निकाल रहे हैं, तीसरी चीज निकाल रहे हैं, मतलब जितना सामान उन्होंने खरीदा उसमें से आधा सामान उन्होंने बिल देख के निकाल दिया। और वो मस्ट भी सैलरी पर्सन होगा कि जिसका पहले अगर 6,000 या 10,000 की ग्रॉसरी होती होगी, वही जब उसने चीजें रखी
तो उसको लग पते गए कि भाई ये तो 15,000 पे पहुंचे आपको खड़े हैं। यहाँ कीमतों का पता ही नहीं चलता। आप यहाँ से एक महीना आपने ग्रोसरी की, अगले महीने जब आप गए हैं तो जी उन कीमतों में डबल इजाफा हो बिल्कुल, चुका है। आपका ये एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है कि आप जब जाते हैं ना, आपको फिर आइडिया होता है कि आप जो महीने के अंदर 20 या 25 आइटम्स लेते हैं और उसका जब कैलकुलेटिव बिल आता है ना, तो आपके तो औसान खत्म हो जाते हैं। वाकई बिल्कुल ऐसे ही। आप कहते हैं कि ये चीज़ें अभी 15-20 दिन महीने पहले तो हम 10,000 में लेके गए थे पूरा सामान, और अब ये 15,000 पे पहुंचा हुआ है। तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर बात है जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती वो फिर कर्टेल करता है चीज़ों को, वो 5 साबुन के बजाय 2 कर लेता है, और सर्फ के अगर 2 पैकेट लिए तो वो 1 कर लेगा, और इसी तरह अब हालात इससे भी बदतर हो रहे हैं। अभी ये तो हम आइडियल बात कर रहे हैं ना। आपने मंथली ग्रोसरी कर ली, आपके घर में खुदा न खास्ता आपको अद्वियात की ज़रूरत भी पड़नी है, आपने पूरा महीना गुजारने, आपने बिल भी देने। चले बिजली का भी जिक्र कर लेते हैं। डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन पैदावार पर बिजली महंगी करने का फैसला, सारिफीन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अब क्या बिगाड़ दिया बेचारे सारिफीन ने। अच्छा, वो अब पता है, मैं पहले ये समझता था कि जो हुकूमत ने अपने तर्जमानों को तब्दील किया है, हटाया है, या अपने तर्जमानों की लंबी फहरिस्त को जो डी नोटिफाई किया है, वो शायद इस वजह से किया है कि वो कोई बेहतर तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहे वो, या कोई वो उनसे कोई ऐसी बात हो नहीं पा रही कि वो हुकूमत की तर्जमानी कर सके। लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि ये चीज़ें तो डिफेंडेबल रही नहीं है। आप इस चीज़ को कोई बंदा आप मरीख से उतार के भी एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप मरीख से उतार के भी तर्जुमान ले आए, मेरा ख्याल है कि वो भी डिफेंड नहीं कर सकेगा। और ऐसे ऐसे ब्लंडर्स जो हैं वो इनके स्टेटमेंट्स पे हम सुनते हैं और हंसते हैं, और हंस ही सकते हैं, जारी बात है। अभी हमें तो बहुत सारी चीज़ों के भी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा शाइस्तगी के साथ हमें कोई गिला भी करना है सरकार से तो शगुफ्ता और शाइस्तगी के साथ ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। हमें कोई बात करनी है तो हमें पहले अपने आप को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना है, उसके बाद सरकार को ठहराना है। भाई अब जब तनकीद और आपकी सहाफ़त का म्यार ये रह गया हो तो हम इससे ज़्यादा क्या बात करेंगे। हम तो यही कहेंगे ना कि अल्लाह ताला जो है वो इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए करे, आवाम के लिए करे, और बस अब अल्लाह ताला से उम्मीद है, क्योंकि हुक्मरानों के हाथ में तो शायद अब मेरा ख्याल है फजल रह नहीं गया। अल्लाह इनको फजल की हिदायत दे, हम तो ये कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हम दुआ ही कर सकते हैं, अवाम के लिए भी दुआ कर सकते हैं, अवाम अपने लिए खुद भी दुआ करे। बाकी रहे आपके कि आपके लिए कुछ बेहतरी होगी या हुक्मरान आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा करेंगे। अलबत्ता हालात तो ये नज़र नहीं आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ हमने जाना है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी, अपडेट्स आपके साथ शेयर की। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। DIG का एक्शन का हुक्म, गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन टाउट माफिया ने तमाम मुलजिम छुड़वा लिए। दुरे ने आप क्या कहेंगे? आप ये एक बहुत बड़ा शहर का इशू बन चुका है। सुहेल चौधरी साहब को हमने इसमें खासा एक्टिव भी देखा, कल हमने उनकी काविशों को अप्रिशिएट भी किया, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होना बहुत मुश्किल है शहर से। देखिए, ये तो कंटिन्यूसली बिली चूहे का खेल है ना कि आप गदागरों को पकड़ते हैं, उनके नेटवर्क को तोड़ते हैं, उनके नेटवर्क को अंदर जब आप FIR के बाद 2 दिन ही आप कहीं बैठे और 2-3 दिन के बाद अगर आप थोड़ा सा परसू करना छोड़ दें तो आपको वो 2 महीने की मेहनत से पानी फिर जाता है, बाहर निकलते हैं। अब 2 महीनों की जो एक्टिविटी है पूरी, आपने जितने भी इशारों को क्लियर किया, जितने भी पॉइंट्स को क्लियर किया, आप फिर वहीं पे वहीं आके खड़े हो जाते हैं। और ये जितने माफिया हैं, जितने टाउट्स हैं, और जितने ये ठेकेदार, मैं तो कहता हूँ ना, उनको ठेका लिया होता है इन्होंने। एक चौक का ठेका इनके पास है, एक इशारे का ठेका इनके पास है, एक रोड का ठेका इनके पास है, और इन्होंने जिनका ठेका लिया होता है उसमें जो बंदे हायर किए होते हैं उसके बाद किसी को ये आने भी नहीं देते। ऐसे ही और लड़ाइयों झगड़ों वाले जो मामला वहाँ पे चल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात तो इस हद तक होता है कि गालम गलोच तक बात पहुंची होती है, और 2 गदागर आपस में आपको लड़ते दिखाई दे रहे होते हैं। हम अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हैं, अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हैं, अपनी जगह संभालते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि इनको सुबह कोई अर्ली या कोई ऐसे टाइम पे जब रश नहीं होता तो अचानक कोई गाड़ी मोटरसाइकिल में छोड़ भी जाता है, बिठा जाता है, किसी मजदूर को वहाँ पे बिठा के उसको इस काम पे, धंधे पे लगा जाता है। अच्छा चले, ये तो एक ह्यूमन एंगल है कि जी आप इस पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है कि जो बच्चे मजदूर करके ज़हनी तौर पे उनको बिठा के उनसे भीख मंगवाई जाती है, उस पर उनका क्या काम है, वो एक अपनी जगह। लेकिन पुलिस जब एक्टिविटी दिखाती है, थोड़ी एक्टिव होती है, तो ये किस तरह से लोग बाहर आ जाते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या ये सिर्फ पुलिस का काम है, इंतज़ामिया का इसमें कोई रोल नहीं होता?
फिर हम उन इदारों की बात करें जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की आप बात कर लें, ह्यूमन राइट्स के इदारों की बात कर लें, ये तमाम एक पेज पे हमें कभी भी नज़र नहीं आए, बल्कि एक दूसरे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली अच्छा जी, ये बुनियादी तौर पे तो लाहौर शहर में अगर कुछ हो रहा है और कुछ हो रहा है और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इखलाकी तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ये अमीर शहर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और अमीर शहर आपके लाहौर शहर का डिप्टी कमिश्नर होता है। उसके बाद अगर वो भी इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं करता, आंखें बंद रखता है या उसका अमला जो है वो लेफ्ट राइट की एक्टिविटीज़ पे पड़ जाता है, टाइम नहीं होता उनके पास, ठीक है, उनकी मजबूरियाँ जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो फिर ये आखिर काम तो किसी को करना है। अब इसका ह्यूमन साइड का एंगल क्या है कि आप एक ऐसे बंदे को जो मुस्तहिक नहीं है, जो धंधे पे बैठा है, जिसको ज़बरदस्ती मजूर अपाहिज करके बिठा दिया गया है, वो ठेका दे रहा है, शाम को गिनती करके किसी को पैसे दे रहा है, और जो देने वाला है, जो अपने ज़कात सदका खैरात कर रहा है, वो किसी सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद का हक मरवा रहा है। इस तरह के बंदों को तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अपना इस हद तक कार्रवाई करती है कि ऐसे लोगों को, ऐसे माफिया को, ऐसे टाउट्स को, ठेकेदारों को वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे लग के उनको पकड़ लेती है। उसके बाद फिर वही बसीदा निज़ाम में आके थानों में मुंशी कल्चर 4 पैसे दे के बाहर आ जाते हैं, अगले दिन वो वही चौकों में बैठे होते हैं। इसका हल जो है, इसका हल इसी तरह है कि आप जो बैगरी एक्ट है उस पर मुकम्मल तौर पे अमल कराएं। आपका जो एक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एम्पावर्ड करता है, उस पर इसकी कार्रवाई को मुकम्मल होना चाहिए, फिर आगे चलना चाहिए। पुलिस बेचारी कब तक लगी रहेगी? पुलिस के पास और बड़े मसाइल हैं, पुलिस के फिर अपने अंदर बड़े मसाइल हैं, और पुलिस के हर बंदे के साथ एक अपना एक मसला है, तो वो कितना को किस हद तक किसका काम करेगी। डीआईजी ऑपरेशन ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो जो समझते हैं शहर के लिए ज़रूरी है वो कर रहे हैं, और वो ये भी नहीं मेरा ख्याल सोचते होंगे, मैं इनको पुराना जानता हूँ जब ये सीटीओ थे और उससे पहले भी, कि ये मेरा काम है कि नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर मैंने ये काम ना किया तो इस पे क्रिमिनल्स भी हैं, इसमें स्नैचर्स भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो हमने देखा कि बहुत सारी कार्रवाई लोग मुलव्विस होते हैं, तो उनको जुराइम का जो मुर्तकिब बनते हैं उसको भी रोकना होगा। तो वो हो सकता है उनकी ये नीयत, तो वो इस नीयत से काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें इस खबर को वाइंड अप करना है। हमें बहुत सारे शहर के मसाइल ऐसे हैं जिन पे सब लोग एक दूसरे पे तो डाल देते कि जी फलां का काम था, फलां का काम था। जब तक एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के तहत ये नहीं होगा और एक दूसरे पे आप डालने के बजाय अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं की जा सकती हैं। दुर्रे आप थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट, एक होनहार तालिब इल्म से हम मिलवाने वाले हैं, जो कि बिलाशुबा बहुत से बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है भी और हो भी सकता है। जो लोग नहीं जानते उनको आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप अपने बच्चों पे थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम दें, तो आपके बच्चों के अंदर, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्पेशल सलाहियत रखी है, जिसको निखारना सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का काम होता है। तो हमारे आज के मेहमान, जो कि माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं, अपनी मिसाल आप भी हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे देना, एक टाइम लग जाते हैं आपको, आप अपनी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, फिर किसी बड़ी एज में, स्पेसिफिक एज में जाके आप कोई बुक लिखने के बारे में सोचते हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप एक तरफ अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, एज भी आपकी बिल्कुल छोटी सी है, और आपको ख्याल आ गया कि आपने एक किताब लिखनी है, और फिर किताब भी आपने, जो उसका आइडिया था, बहुत ही मुनफरिद आइडिया था, वो कैसे किया, ये हम जान लेते हैं अपने आज के मेहमान से। आपको मिलवाते हैं जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12 साल के हैं, माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया, किताब लिख डाली। तो जब उन्होंने ये किताब लिखी तो आइडिया कैसे आया, टॉपिक किस तरह से डिसाइड किया, आइडिया क्या था इसके पीछे, और आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ये चीज़ें किस तरह लेकर चलते हैं। नॉर्मली बच्चों को खेल कूद का बहुत शौक़ होता है, स्कूल के बाद जब आपके पास कुछ टाइम होता है, तो आजकल तो आपको बच्चे नज़र आते हैं जी आईपैड पे, कंप्यूटर पर, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ना कोई खेल आपके पास हो जिस पे आप अपना टाइम गुजारें। लेकिन जो हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी मिसाल हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे, और उनके साथ साथ उनकी मदर ने भी हमें ज्वाइन किया है, 12 साला अहमद उमर और उनकी वालिदा डॉक्टर जूना सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ।
आपका क्या हाल चाल है? फाइन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यकीन माने कि मुझे इस तरह से मेहमान बुलाकर इंट्रोडक्शन कराकर एक अलहदा से प्राउड फील होता है कि हमारे पास माशाल्लाह से कितना टैलेंट मौजूद है, जो कहीं ना कहीं हमारा दिखाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों के लिए पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की बहुत स्ट्रगल करते हैं। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा किसी मकाम पर पहुँचे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, बिलाशुबा क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए? बस जी, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। जिस तरह मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, यही इज़ द एल्डेस्ट, तो ये कि बंदा रिकग्नाइज करे कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है और उसको इनकरेज करे। आई ऑलवेज न्यू कि अहमद हैज़ गॉट गुड राइटिंग स्किल्स, तो माशाल्लाह। और फिर ये था कि कोविड की वजह से स्कूल्स का भी बीच में आया हुआ था, पैची हुए हुए थे, कभी खुल रहे थे कभी बंद हो रहे थे, सो आई इनकरेज्ड हिम। इनिशियली थोड़ा रिलक्टेंट था क्योंकि ऑब्वियसली एक बैठ के बुक लिखना फॉर सो मेनी मंथ्स इज़ नॉट एन ईजी जॉब, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र, ही लिसन्ड एंड ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। और आज माशाल्लाह ये बुक हमने जिन जिन पब्लिशर्स को भेजी उन्होंने एक्सेप्ट की, बुक पब्लिश हुई एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। और माशाल्लाह से बुक लॉन्च भी होने जा रही है, 26 तारीख को ये बुक जो है लॉन्च होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं अहमद को मुबारकबाद देना चाहूँगी। अहमद, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह इतनी छोटी एज में आप इतनी बड़ी कामयाबी अपने नाम लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, बुक लिखना इतनी एज में कैसे ख्याल आ गया? लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हुए थे एंड आई वाज नॉट यूजिंग माय टाइम प्रोडक्टिवली, सो माय मदर टोल्ड मी टू राइट अ बुक बिकॉज शी लाइक माय राइटिंग स्किल्स। आई ऑल्सो न्यू दैट आई हैड गुड राइटिंग स्किल्स, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं किताब लिख सकूँगा ऑब्वियसली। लेकिन मामा ने बहुत ज़्यादा कहा तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और सारे लाइक ऑल माय फैमिली मेंबर्स सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी, सो इट बिकेम इजी एज इट वेंट। अच्छा, आइडिया मदर का था, तो जो बुक लिखने का आपने टॉपिक डिसाइड किया या व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस, जो आपने इसमें स्टोरी बताई है? The topic behind this, it's like obviously pandemic and pandemic because at that time there was COVID. So I was like writing a war story in the future. So I thought that the pandemic would be a good idea and I started writing a war story in the future and it just kept coming. So अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, what is the actual story in this book? What you want to describe? I want to describe this boy, a very small boy, and he's mistreated in his childhood. He's called Robert. And he goes on to escape to Alaska and he seeks to get revenge on his captors for how they treated him. ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितना टाइम लगा आपको ये बुक लिखने में? और सम टाइम आप एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है ना, कितना टाइम बैठ के लिखते रहते थे? मैं अगर कभी कोई एक आर्टिकल ही लिखने बैठूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं उसको जल्दी से वाइंड अप कर दूँ, बीच में कहीं ब्रेक लगी तो वो एक आपकी कॉन्टीन्यूटी जो है वो ख़राब हो जाती है। आपने कैसे मैनेज किया? इसमें तकरीबन मैंने 10 मंथ्स लगाए हैं और हर दिन तकरीबन 3-4 घंटे जो है ना, I used to sit on a desk and I just used to keep on writing. कुछ लिखने के लिए बड़ी स्पेशल प्लेस चाहिए होती है जहाँ शोर ना हो, आप आराम से लिखें। तो घर में क्या कोई स्पेशल जगह? Yes, I used to just lock the door of my room. अपने दरवाजे को बंद कर देता था, किसी को अंदर नहीं आने देता था, and then I just used to put earplugs. सही। अच्छा, पेरेंट्स का इसमें बड़ा रोल होता है कि आपने बच्चे के लिए स्पेशल स्पेस, टाइम, तो आप किस तरह से मैनेज करती थी? मैंने जी बस मेक श्योर करने की कोशिश की पूरी तरह से कि इसको अपना सेपरेट टाइम मिले और उस टाइम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और बहुत इनकरेज किया बार बार, बिकॉज इसको बहुत टेम्पटेशन होती थी, इनटू स्पोर्ट्स बहुत शौक से खेलते हैं, क्रिकेट के लिए चला जाऊँ, इस वक्त मेरा फ्री टाइम है, कोई गेम्स ऑन कर लूँ, बस इनकरेज करती गई और कहा कि भाई ये सेट टाइम प्लीज़ डेडिकेट करो टू द बुक इफ़ यू वांट टू गेट समवेयर। फ्रस्ट्रेट भी होता था बीच में, समटाइम्स स्टोरी प्लॉट नहीं चल रहा होता था, लेकिन बस माशाल्लाह इनकरेजमेंट से, और आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट दैट ही लिसन्ड टू मी। हम तो इन पेरेंट्स तो इनकरेज करते हैं, बच्चे ने सुना आगे से और फिर माशाल्लाह। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा, जब आप लिख रहे होते थे, साथ साथ अपनी स्टोरी को पढ़ते भी रहते थे कि क्या क्या लिख रहे हैं, बार बार ध्यान से गौर से पढ़ना कि मैंने क्या लिखा है, जो लिखा है ठीक लिखा है, किसी को रीचेक पेरेंट्स में से कराते थे? यानी पहले जब मैंने शुरू किया था मुझे हर वक्त डर लगता था कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, यानी इज़ इट लाइक मैचिंग द प्रीवियस प्लॉट। लेकिन बाद में आई स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंट, और बाद में जब मैंने बुक ख़त्म किया तो मैंने अपने पेरेंट्स से भी पढ़ाया, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया।
सही, गुड, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपको कैसा लगता था, कभी लगा कि ये किस तरह अहमद ने लिख दिया, ये तो बड़ा कोई डिफरेंट सी चीज़ है, और 12 साल की एज में इस तरह से कुछ लिख देना? जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई जब मैंने इसने मुझे बुक दी प्रूफ रीड करने के लिए, तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड। लेकिन इसने कहा कि आपने एक लाइन को ऑल्टर नहीं करना, दिस इज़ माई स्टाइल एंड आई वांटेड टू बी सबमिटेड टू द पब्लिशर्स एज इट इज़। सो हमने ऑल्टर कुछ नहीं किया, लेकिन रीड ज़रूर की, और बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि माशाल्लाह इट्स अ गुड प्लॉट। और अब आई होप जब इंशाल्लाह रीडर्स इस बुक को जब रीड भी करते हैं तो उनकी अच्छी फीडबैक आएगी। आता है। अच्छा, स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टडी के साथ इसको लेकर चलना, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रही थी पेंडेमिक में, कैसे मैनेज कर लेते थे? आपने सारी स्टडी भी कवर करनी है, इसके लिए भी आपने टाइम देना है, बच्चे तो टाइम निकालते हैं कि हम कोई खेल कूद करें, कुछ गेम्स की तरफ जाएं, वो मैं आपसे पूछती हूँ, लेकिन दोनों चीज़ें कैसे मैनेज की? नहीं, जैसे आपने अभी कहा, आई यूज्ड टू बी इनटू गेम्स अ लॉट एंड एवरीथिंग, लेकिन जब मामा ने बुक लिखने का कहा तो मैंने गेम्स बंद कर दी सारी। अच्छा। और वही लिखता गया, तो जो भी फ्री टाइम था उसमें वो लिखा, तो साथ साथ वो भी मैनेज हो गया स्टडीज़ में। टीचर्स को बताया था कि आप बुक लिख रहे हैं और अपना टाइम इस पे भी स्पेंड? नहीं। उनको सरप्राइज मिलने वाला है यानी ज़बरदस्ती, तो ये टीचर्स को भी सरप्राइज मिलने वाला है, और मेरे ख्याल से ये टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़े प्राउड की बात होती है कि माशाल्लाह उनका स्टूडेंट जो है उसकी तरफ से एक इतनी बड़ी एफर्ट जो है वो देखने में आती है। अच्छा, नॉर्मली गेम्स कौन सी पसंद करते हैं? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड टेबल टेनिस अ लॉट। क्रिकेट और टेबल टेनिस, और कुछ हॉबीज अपनी बताइएगा क्या है? हॉबीज राइटिंग एंड आई आल्सो लाइक टू प्ले विद माय सिस्टर्स। अच्छा जी, राइटर जो होता है वो हमेशा से बहुत अच्छा रीडर भी होता है, तो ऑब्वियसली पहले आपने रीडिंग स्टार्ट की होगी। जी, मैं कोई 6 साल की उम्र से बहुत पढ़ता जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, but now I'm getting fond as my mother is like telling me to do it again and again, because now I learned that listening to like parents is very important as I've written this book. That's great. अच्छा, पेरेंट्स को इसका क्रेडिट जाता है, आपका घर का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। शुरू से क्या आपने अहमद को आदत डाली कि चीज़ें पढ़नी हैं, और आप क्या डिस्कशन करते रहते थे जब आपस में बैठते थे? हाँ जी, रीडिंग की आदत के लिए बहुत इनकरेज किया, और शुरू से बेसिकली रीडिंग लाइक एवरी फ्यू डेज़ एक बुक ला के दी, और उसके बाद फिर हम उसका ज़रा समराइज़ करवाते थे बच्चों से कि पता चले उन्होंने प्रॉपर्ली इसको रीड किए। तो अहमद को भी, जो मेरी बेटी तानिशा है, वो भी माशाल्लाह बहुत रीड करती है, छोटी अभी छोटी है बट बहुत इंकरेज किया टू रीड। ज़बरदस्त। एंड रीडिंग अच्छी आप बच्चा कर रहा है तो लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप अच्छी आ जाती है। सही। हाँ जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी चीज़ है जी। अच्छा जी, मैं अहमद के बारे में आपको एक चीज़ कैसे मिस कर सकती हूँ जी, ये माशाल्लाह BBC से 2 अवार्ड हासिल कर चुके हैं जी, ब्लू पीटर बैज और सिल्वर पीटर बैज अवार्ड। ये कैसे आपने अवार्ड्स हासिल किए? क्या कोई नॉमिनेशंस थी, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे ये दोनों अवार्ड्स मिले आपको? इसमें एक कंपटीशन था BBC की तरफ से, तो मैंने उन दोनों में पार्टिसिपेट किया, एंड इट वाज बेसिकली 500 वर्ड्स, उसके बाद 1000 वर्ड्स का ऐसे था। So 500 words में I got shortlisted and eventually got the badge. Mashallah. And in the Silver Peter badge, I think I got it 2 years after because it was a bit more difficult, but yes. सही। आपको कैसा लगा जब ये अवार्ड मिले हमें? जी माशाल्लाह, वेरी इंकरेजिंग। उस वक्त हम इंग्लैंड में थे। अच्छा। और उधर इन्होंने ये दोनों अवार्ड्स मिले, और फिर इन्होंने बच्चों को, हाँ जी, सारे थीम पार्क्स की एंट्री फ्री कर दी। सो इसको फ्री एंट्री टिल ही विल बी 16 इंशाल्लाह। सो दैट वाज अनदर एक्साइटिंग थिंग। फिर हम इनको लेकर गए ऑल्टन टावर्स, हमने कहा ज़रा डे स्पेंड करें ऑन दैट फ्री पास, तो वो बड़ा बच्चों के लिए और इंकरेजिंग था कि उन्होंने इस तरह से गेन किया ये अवार्ड। सही। कुछ फ्यूचर प्लान्स मुझे बताएं। अब माशाल्लाह से एक वो होता है ना, आपने रखा होता है कि भाई मेरा ये गोल था, मैंने ये अब कर लिया है, इसके बाद नई नई चीज़ें करने को आप आगे जाते हैं, तो क्या प्लान है कुछ? जी, I want to write more books in the future and share my views with the world, but I also want to like excel in sports and studies. अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें तो बड़ा मैनेज करना, पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करना चाह रही हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, तो कैसे टाइम देंगे? टाइम मैं इस तरह दूंगा, I'll just try my best. If it comes to a point where I have to choose one, I will choose one. अच्छा, स्टूडेंट्स अक्सर हम घर में देखते हैं, बहाने करते हैं, अगर पेरेंट्स बड़ा के ना कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करें, राइटिंग करें, रीडिंग करें, तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि बड़ा डिफ़िकल्ट है, और आजकल की स्टडीज़ तो वाकई मुश्किल हैं भी, तो कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि बताना चाहेंगे कि मुश्किल नहीं होता? कुछ अपनी रूटीन शेयर करना चाहेंगे? पूरा दिन आप दिन का आगाज़ कैसे करते थे? मैं कहना चाहूँगा कि nothing is impossible, and I will just say that if you have a goal
and you want to achieve it, anything will be possible, no matter what the circumstances are. बिल्कुल, आपको बस एक अपना गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट करना कितना ज़रूरी है? Goal set करना, it's between, like if you don't set a goal, you will not get anywhere. It's that simple. If you do set a goal, you will achieve your goals one day. ज़बरदस्ती ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने कुछ डिसाइड करके रखना है कि मुझे ये करना है, और फिर उसके लिए आप एफर्ट भी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आपको सब्जेक्ट है? I like maths and English a lot. अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी कोई खास मैथ्स से तो बच्चे जान भी छुड़ाते हैं। Yes, maths में मुझे I just find it easy. I don't know why. I just find it easy. So और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आई थिंक सो साइंस की बायोलॉजी जैसी चीज़, आई डोंट लाइक दैट। सही, और उसकी कोई मामा डॉक्टर हैं आपकी और आपको वही सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, क्यों? उसमें यानी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो उसमें अच्छा जी, पेरेंट्स हमेशा कहते हैं बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कभी आपका फोकस रहा, अहमद को आपने कहा कि जी इसी फील्ड में जाना है, चूँकि आप डॉक्टर हैं? एक ख्वाब होता है ना पेरेंट्स का कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। नहीं जी नहीं, मैंने हमेशा ये सोचा है बच्चे का जिस चीज़ में भी एप्टीट्यूड है वो करे आगे। इसका मुझे हमेशा से पता था, इसकी राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इसे बुक लिखने का इनकरेज किया। अब इसको स्पोर्ट्स का शौक़ है, पूरी तरह इनकरेज करती हूँ कि क्रिकेट की इसकी एकेडमी वगैरह में भी जा रहा था। कोविड में थोड़ा ब्रेक आया, लेकिन ये है कि जिस चीज़ में बच्चा है फील कि जिसमें उसका एप्टीट्यूड हो, उसी में वो ज़्यादा एक्सेल करता है। तो हमारी तरफ से कभी ना कोई प्रेशर आए कि ये डॉक्टर बने और ना रहेगा। सो इट्स टोटली हिज चॉइस। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और यही सब पेरेंट्स को करना चाहिए। अपने बच्चों को देखना चाहिए उनकी एबिलिटी क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अब आपने आगे स्पोर्ट्स में भी जाना है, वाई क्रिकेट? Why cricket? It's because I just enjoy playing the game a lot, यानी बहुत मज़ा आता है। It's also very tiring, तो I just enjoy it. क्रिकेट में कोई इंस्पिरेशन भी है, किसी को पसंद करते हैं? क्रिकेट में बाबर आजम जैसे प्लेयर्स को। सही जी, तो ये जी खेल के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये आपको एक्टिव भी रखती हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी अहमद की मदर से कि अहमद, बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, तो अहमद तो माशाल्लाह बड़ा क्यूट सा लग रहा है, शरारतें करता है? नहीं, इसने नहीं, तंग नहीं करता बिल्कुल भी, हमें माशाल्लाह का शुक्र है। समटाइम्स ऑब्वियसली करता है कि मैंने अभी ये करना है, ये करना है, जिसमें बच्चे इंसिस्ट करते हैं समटाइम्स, बट समझ आता है। इफ़ यू टॉक हिम आउट ऑफ इट, ही अंडरस्टैंड्स। सही जी, हफ्ते को अहमद की बुक जो है वो लॉन्च होने जा रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं इसको लेके? I am very excited because now I am seeing like all the effort I put into this book coming to life. So इंशाल्लाह जी, बहुत सारी एफर्ट आपने की हैं और वो तमाम तर जो आपकी एफर्ट है रंग लेकर आने वाली है। बहुत प्राउड फील होता है जब आपके नाम से एक बुक जाएगी। और मैं कहूँगी जी, अहमद को बुक जरा ऊपर करके दिखा भी दें। इसका टाइटल आपने जो डिसाइड किया जी, कैसे? खुद आपने डिसाइड किया कि किसी की हेल्प ली, मदर की या फादर की? इसमें मेरे अबू ने मदद किया चूज़ करने में, because I had written a book about a war and there was a pandemic going on, so he combined both of those things together and with my help we came up with this. अच्छा जी, एक मैसेज होता है हमेशा, आप कुछ भी लिखें, आप कुछ भी बताना चाह रहे हैं, आपके उस तमाम स्टोरी के पीछे एक मैसेज होता है। What was the message? The message was that if you treat someone badly, it's going to come back to you. As in this story. बहुत ज़बरदस्त मैसेज है जी। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो आपके पास वापस आना भी है। इतने छोटे बच्चे कैसे ये चीज़ें सोच लेते हैं, मुझे ये बता दें। मेरे दिमाग इसके लिए तो बहुत एक्सपीरियंस है। अब लोगों के साथ ना कुछ ज़िंदगी में वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो ये चीज़ें सीखते हैं। तो माशाल्लाह आपने पेंडेमिक में घर बैठ के ये चीज़ें सोची, इनको वर्ड्स में लेकर आए, कुछ फील भी किया था कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? Yeah, I've read many like moral stories throughout my time because I've read so many books. So it's just like come that I've got many morals, so I can like write books on them. अच्छा, आइडियाज़ अब कुछ आगे लिखने के सोच रखें कि अब मैंने इस टॉपिक पे लिखना है? लोग कहते हैं कि वो चीज़ें होनी चाहिए जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, तो आपको क्या लगता है हमारे लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? I do think that I like writing in science fiction. साइंस फिक्शन में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें यानी अपने दिमाग को बहुत you can let loose your imagination. So I really enjoy fantasy or science fiction, so I will try to write more books like these in the future. सही। आप स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई अच्छा सा मैसेज जो आप सोचते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को इस तरह से करना चाहिए?
मैं यही कहूँगा कि दे शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स की बात हमेशा बहुत सच ज़रूरी सकती है, हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा से जस्ट ट्राई टू अचीव योर गोल्स बिकॉज यू विल बी एबल टू डू देम वन डे। ज़बरदस्त जी। मुझे अहमद की अम्मा के चेहरे पे जो खुशी नज़र आ रही है ना अपने बेटे की कामयाबी को लेते हुए, माशाल्लाह से आप इसी तरह से मुस्कुराती रहें और इसी तरह से अहमद कामयाब होता रहे। एज अ मदर आपका क्या मैसेज होगा तमाम मदर्स के लिए? मेरा जी यही होगा मैसेज कि अपने बच्चों को सब इनकरेज करें, मदर्स जो कि करती भी हैं उनका पोटेंशियल देखें किस तरह और उसके अंदर उनको ज़्यादा करें इनकरेज, ताकि वो उनका पोटेंशियल जो है वो आगे सामने आए। और आई मस्ट से कि जो पेरेंट्स की बिल्कुल पेरेंट्स की जो एक सपोर्ट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियत को बाहर लेकर आती है। वो एक ऑक्सीजन का जो है वो काम देती है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें, जो भी उनमें टैलेंट है उसी को आगे लेके चलने के लिए आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें। अगर आप ऊपर उनके बर्डन डालते रहेंगे, नहीं जी आपको ये करना है, ये करना है, तो बच्चा आपका जो करना चाह रहा है उसकी तमाम तर सलाहियतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। आई मस्ट से कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुश भी हो रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि अब उन्हें भी कुछ करना है। तो ये अहमद जो है बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी है। गुड लक, आपकी बुक लॉन्च होने जा रही है और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके लिए भी मैं आपको विश गुड लक कहना चाहूँगी जी। आपको अल्लाह ताला मजीद कामयाबियाँ दे और इसी तरह से आपकी अम्मा आपकी कामयाबियों पर मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कोविड में जहां बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि चेंज हुई, वहां बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना भी रहा, बहुत सारे कारोबार भी मुतासर हुए। तो सबसे ज़्यादा जो हमने देखा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जो दूसरे ममालिक का सफ़र था वो बंद हो गया, क्योंकि कोविड की जो सूरत हाल थी पूरी दुनिया में ही इंतहाई हमने बिगड़ती हुई देखी। अभी भी जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको ईज़ आउट किया जा रहा है और बारी बारी जो है वो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सफरी आसानियाँ भी साथ साथ पैदा करते चले जा रहे हैं। तो अब कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सफरी आसानियाँ जो हैं वो मुसाफिरों के लिए पैदा की गई हैं? सेकेंडली, इस तमाम तर पेंडेमिक में लोग जो शिकायतें करते रहे हैं वो ये शिकायतें करते रहे हैं जी टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो आप किस तरह से मुस्तनद और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सफरी सहूलियात हासिल कर सकते हैं? ट्रैवल 92 आपके लिए किस तरह से सफरी सहूलियात लेकर आया है, आपके सफ़र को आसान बना सकता है, सेफ बना सकता है और वो जो महंगी टिकट वाला आपकी परेशानी है उससे आपको छुटकारा दिला सकता है। तो ट्रैवल 92 के पास स्पेशल ऑफ़र्स क्या हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना है, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। नवीद मलिक साहब मौजूद हैं, तो किस तरह से ट्रैवल 92 अपने सारिफीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र्स लेकर आई है इतनी सारी महंगाई के दौरान, और फिर जब आप हर तरफ देख रहे हैं कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, तो किस तरह से अपने सारिफीन को एतमाद में लेकर ज़बरदस्त सफरी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, ये हम नवीद मलिक साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अच्छा नवीद मलिक साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, हर तरफ लोग कह रहे थे कि जी कोविड के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ख़राब हुई उस पर टिकट्स एकदम से बहुत ज़्यादा महंगी होगी क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस पर ट्रैवल 92 इतने ज़बरदस्त ऑफ़र्स दे रहा है अपने सारिफीन को, कैसे? फाइनली अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल ओपन होना शुरू हो गया। यूके रेड लिस्ट में था, यानी कि पाकिस्तान यूके की, वो भी निकल गया। टर्की ओपन हो गया पाकिस्तान के लिए, यूएई उससे पहले ओपन हो चुका था। तो हुआ ये कि जो 5 से 6 मंथ का ये लोड था, जो लोग ब्लॉक थे, बिल्कुल कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, और नेचुरली जब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई हैं तो उन्हें ट्रैवल करना था और टिकट्स फिर बहुत ज़्यादा महंगी उन्हें मिलना शुरू हो गई। दूसरा ये कि एनसीओसी की तरफ से 50% जो फ़्लाइट का रिस्ट्रिक्शन है वो भी सबके सामने है, फ़्लाइट्स भी कम आती हैं पाकिस्तान में, तो इसमें लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है। सस्ते किराए की तरफ, कम फेयर की तरफ बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये। मगर ट्रैवल 92 के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी डील्स हैं
टिकट्स की एमिरेट्स पे, कतर पे, डोमेस्टिक में भी। और ट्रैवल 92 को ये एजाज है जी, एमिरेट्स और कतर एयरलाइन की बेस्ट बिल्कुल टिकट्स बेस्ट डील्स हैं जी हमारे हाँ पास, जी, कोई तो शक नहीं वो इसमें। डील स्पेशल क्या है, डिफरेंट किस तरह से हैं, थोड़ा सा आप शेयर भी करना चाहे तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, होता ही है कि हम जब एक एयरलाइन की बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं तो हमें उस पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा ठीक अच्छी है। डील्स देते हैं और वो ये offers फिर अपने आप अपने टॉप सारे एजेंट्स क्लीन को। को देते हैं। एग्जैक्टली, तो हम That's great. वही आगे से जो अपने पैसेंजर्स होते हैं उन्हें हम ये फ़ायदा देते हैं कि उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो। तो एमिरेट्स, कतर, टर्किश, इत्तेहाद, इन सब की हमारे पास बेस्ट डील है टाउन में। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? चीपेस्ट डेस्टिनेशन रूटीन में तो जो थे वो भी स्टार्ट नहीं हुए, जैसे थाईलैंड था या अब मगर मालदीव, कोलंबो स्टार्ट हो चुका है, यूएई भी अब लोग जाना शुरू हो गए हैं। चीपेस्ट डेस्टिनेशन में आपको सबसे बेहतर यही बात है कि टिकट सस्ती मिल जाए आपको, तो आपको डेस्टिनेशन भी चीप लगता है वो वाला जाने के लिए। यूके के लिए हमारे पास बड़ी अच्छी डील है, यूके लोग जाना चाहें तो बेस्ट डील है। यूएसए के लिए बेस्ट डील है हमारे पास टिकट्स की, जो कि आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं वो अवेलेबल होंगी। सही, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। तो कुछ, क्योंकि हम कह रहे हैं सफरी आसानियाँ पैदा की गई हैं, तो SOPs क्या नए ऐड हुए हैं, क्या उन्हीं को ही फॉलो करना है? नबी साहब क्या कहना चाहेंगे? फ्लाइट्स अब जब खोली गई हैं तो कुछ क्या SOPs नए भी ऐड किए गए? जी बिल्कुल, कुछ चेंज किए हैं। यूके ने जैसे कि पाकिस्तान के लिए कर दिया कि आप आ सकते हैं विदाउट क्वारंटीन, मगर आपको वहाँ पे अपना होम एड्रेस देना पड़ता है। अच्छा, आपको वहाँ पे 10 दिन के लिए खुद को क्वारंटीना करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्वारंटीन से तो लोग बड़ा डर रहे थे, अब इस टाइम पे थोड़ा कम मगर पहले किया। देखिए, पहले बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंस था कि आपने उनके होटल्स में करना है 2250 पाउंड के साथ वो आपने पे करने थे। अब आप जस्ट जिस होम एड्रेस पे हैं वहीं पे आपने रहना है, आपने जस्ट उनको फीस पे करनी है 2 कोविड टेस्ट की, जो कि वो 2nd और 8th डे में करते हैं। ठीक है, जस्ट उसके बाद अपना आप फ्री हैं। ठीक है, यानी आप वो एक जो लंबा इंतजार और एक खौफ और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़े थे वो नहीं करने वो पड़े। नहीं है। देखिए बाकी SOPs वही हैं। बाकी वही है। एक अंदाजे के मुताबिक 11.5 लाख पाकिस्तानी पूरे साल में यूके ट्रैवल करता है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बिजनेसमैन है, जिसमें टूरिस्ट हैं मेन। स्टूडेंट्स तो बहुत वेट कर रहे थे कि उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। अब जैसे ही स्टार्ट हुआ है यूके ने, स्टूडेंट्स ने तो एकदम से जैसे वो बुकिंग, और इसलिए इतना ज़्यादा फेयर हाई हो गया है। मगर उसके बावजूद हम इस महंगाई के दौर में भी बहुत सस्ती टिकट्स जो है लोगों को अरेंज करके दे रहे हैं। सही जी, तो ट्रैवल 92 पर आप एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई के बावजूद जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो फेयर दिए जा रहे हैं ट्रैवल 92। अच्छा, राब्ता कैसे करें लोग? जी, राब्ता हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, फ़ोन नंबर है, या हमारे ईमेल एड्रेस हैं, जैसा कि वो अपना आपकी स्क्रीन पे भी जी बिल्कुल, हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, आप उसके उसको जरिए follow लोग कर हमसे सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया पे ट्रैवल 92 का अकाउंट है फेसबुक पे, उसके जरिए भी लोग कर सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, आपने सफ़र करना है तो आपके पास आपका ट्रैवल एजेंट जो है उसका एतमाद होना और वो सारी डिटेल्स जो आपने सफ़र के लिए शेयर करनी है वो कितनी ज़रूरी होती हैं? क्योंकि पेंडेमिक से पहले तो हमें इन चीज़ों का इतना नहीं पता था कि जी आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा। अब ये चीज़ें लोग बहुत सोचते हैं। देखिए, इन हालात में डेली इतनी चेंजिंग्स आती हैं, इतनी चेंजिंग्स आती हैं हर जगह के लिए, तो वो एक आम नॉर्मल प्रोसीजर्स के लिए उसको फॉलो करना मुमकिन नहीं होता। वो एक आपका जो मुस्तनद ट्रैवल एजेंट है वो ही आपको हर चीज़ गाइड कर सकता है। जो फर्स्ट टाइम कहीं जा रहा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। और अब SOPs इतने ज़्यादा हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रैवल एजेंट आपको प्रॉपर अगर गाइड करेगा तो आपको सफरी सहूलियात में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अदरवाइज आप किसी भी जगह पे देखिए स्टॉप किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं कि आपकी फ़लानी चीज़ कम है, फ़लानी चीज़ आपने अपना फिल फॉर्म तक अब होते हैं, कंसेंट फॉर्म होते हैं कहीं जाने के लिए। तो टोटल ये एक ट्रैवल एजेंट जो होता है वही आपको प्रोवाइड कर सकता है हर एक चीज़। ये बड़ी चीज़ें कही जा रही हैं जिन्होंने बाहर के ममालिक सफ़र करना है, वैक्सीनेशन उनके लिए हर मुल्क ने क्या रिकमेंड कर रखा है कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन उन्हें दरकार है? बिल्कुल, हर कंट्री ने कुछ यानी कि वैक्सीनेशन अलाउ की हुई हैं आने के लिए अपने पास। जैसे मगर फाइज़र, मॉडर्ना तो हर तरफ ही जा सकते हैं, मगर कुछ वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो कुछ ममालिक के लिए हैं और कुछ वो कहते हैं या फिर आप बूस्टर शॉट लगवा कर आएँ वहाँ पर। तो लिहाजा जब भी कहीं जाना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वो अपना वैक्सीनेशन आपने करवाई हुई है जहाँ पे आप जा रहे हैं या नहीं करवाई। तो अदरवाइज आपको फिर उसके लिए बूस्टर शॉट लगवाना पड़ेगा या फिर आपको कुछ और वे। अच्छा, कुछ लोगों को अब वैक्सीनेशन कराए अगर 2 महीने गुजर गए हैं या 1.5 महीना गुजर गया है और उनको क्या जाने से पहले दोबारा से वैक्सीनेट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, बूस्टर शॉट इसलिए गवर्नमेंट ने जो कहा कि आप सिंगल बूस्टर शॉट लगवाएं और जा सकते हैं। जिन्होंने 1.5-2 माह में लगवा ली हुई है वो जा सकते हैं बूस्टर शॉट लगवा के।
अच्छा जी, अगर आपने वैक्सीनेशन करा ली है उसके बाद भी आपका कोविड टेस्ट आपके पास होना ज़रूरी है? एग्जैक्टली अब कहीं भी जाना आपने विद इन 72 आवर्स और 48 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है कंट्रीज़ की, आपने वो करवाना है, पहले टेस्ट करवाना है आपने, देन उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जगह के लिए वो मस्ट है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं। और वैसे भी अब तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी पाबंदी आयद कर दी है 1 अक्टूबर से कि आपने कहीं भी ट्रैवल करना है, चाहे उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपको डबल डोज होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, अंदरून और बैरून दोनों के लिए। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान से कहीं भी ट्रैवल करना है, जहाँ डेस्टिनेशन जा रहे हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं भी है तब भी आपको डबल डोज वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, जरूरी है ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी हमने कराची के फेयर रिसेंटली देखे, बहुत ज़्यादा कम हुए थे, जिन लोगों ने सफ़र करना होता है वो बड़े, तो अब आगे लोग क्योंकि पूछना चाह रहे हैं कि ये रेट्स इतने ही रहेंगे कि कोई उतार चढ़ाव? अच्छा, रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है, कुछ ऐसे ये फेयर्स आते हैं कुछ 15 डेज 1 मंथ के लिए। रिसेंटली कराची के जो फेयर्स थे वो तो ट्रेन के मुकाबले में आ गए थे, 5000 पे, 4500 पे, 6500 पे ऐसे आ गए थे, मगर अभी फिर से ये दोबारा से 10,000 प्लस पे चले गए हैं। अब ये शायद फिर थोड़ा सा पीक सीजन चल रहा है क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं वाया कराची, लोग काफ़ी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक फेयर्स हैं उन्होंने हाई कर दिए तमाम एयरलाइंस ने। सही, सबसे ज़्यादा सख्ती अभी कोविड SOPs को लेकर किन ममालिक में है जहाँ पर अगर लोगों ने जाना है तो वाकई उन्हें सोच समझ के जाना है? इनमें यूरोप के काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे है, मगर अब ईज़ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो सिलसिला चल रहा है उसके। कनाडा में है थोड़ा सी सख्ती है, मगर देखिए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए आप अभी तक ट्रैवल करने के लिए बहुत सख्त SOPs हैं इनके लिए, मगर मोस्टली ट्रैवल जो होता है हमारा वो UAE, UK, USA, टर्की ये होता है। सऊदी अरब बड़ी मेन डेस्टिनेशन है, मगर सऊदी अरब के लिए अभी तक वो उन्होंने उनके लिए अलाउ कर दिया जो वहाँ पे कामा होल्डर थे, रेजिडेंट थे, वर्क वीज़ा पे थे, वो ट्रैवल कर रहे हैं, मगर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो वेट है वो उम्रा का है कि उम्रा ओपन हो जाए। सही, अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग क्योंकि इतने ज़बरदस्त ऑप्शंस रखे हैं ट्रैवल 92 ने, रेट्स जो सबसे पहले किसी का भी कंसर्न होता है कि जहां सबसे कम हो वहां राब्ता करें, तो मुझे ये बताएं कि लोग आपसे ये जो हम एड्रेस शेयर कर रहे हैं, नंबर शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा आपसे अगर राब्ता करना चाहें तो डिटेल्स क्या सारी फराहम कर दी जाती हैं? बिल्कुल, जैसे हमें कॉन्टैक्ट करते हैं हमें टोटल डिटेल फ्राहम करते हैं और हम दावे से कहते हैं कि हमारे फेयर्स जो सबसे कम होते हैं सही यहाँ पर, और सबसे कम होते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुश्किल होती है ना कि आपने जहाँ कहीं जाना है वहाँ के SOPs आपको पता होने चाहिए, आपका ट्रैवल एजेंट आपको एक एक चीज़ के बारे में बता रहा है, वैक्सीनेशन कितनी देर पहले करानी है, टेस्ट कितनी देर पहले कराना है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सऊदी अरब से कुछ लोग जो है वो कुछ अब खुशखबरी सुनना चाह रहे हैं, वहाँ से कुछ खुशखबरी आने वाली है? पहले सुना था कि 30 सितंबर तक कोई अच्छी न्यूज़ आएगी सऊदीया से, अल्लाह करे कि आ जाए, क्योंकि बहुत से ट्रैवलर है, देखिए पूरी दुनिया से लोग जाना चाह रहे होते हैं सऊदी अरब में कि हम जाएं, पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छी खबर आ जाए। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आएगी खबर, कुछ SOPs के साथ आएगी, सख्ती होगी थोड़ी सी, मगर लोग ट्रैवल करेंगे उसके लिए। चलिए जी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। कुछ मैसेज देना चाहें देखने वालों को? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं जाने के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक मुस्तनद ट्रैवल एजेंट को रब्ता करें उससे, क्योंकि आपको पूरी डिटेल वो फ्राहम करता है। बिल्कुल ऐसे ही, उसके बगैर आप कहीं भी जाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी, उसने आपको हर तरह से गाइड करना है, वैक्सीन के बारे में, कोविड टेस्ट के बारे में, किन लेबॉर्ट्री से किन, क्योंकि तमाम एयरलाइंस का सबके साथ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ है, किसी के साथ है, तो लिहाजा आपको वो भी कंफर्म होना चाहिए। अब एयरपोर्ट जाने के लिए भी टाइमिंग है कि अगर UAE जा रहा है तो उसने 6 घंटे पहले पहुंचना है, नॉर्मल डेस्टिनेशन के लिए आपको 4 आवर्स पहले। अब ये वो चीज़ें हैं जो बाकी आपका ट्रैवल एजेंट आपको बताता है, आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने के लिए तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपने इंतखाब करना है कहीं जाने का तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुस्तनद अच्छा ट्रैवल एजेंट ढूंढें जो कि आपको अच्छी तरह से गाइड करे, ताकि आपको वहाँ जाकर भी मुश्किलात का सामना ना रहे। और साथ ही साथ जब आपको इतने ज़बरदस्त रेट पर टिकट्स मिलेंगी तो क्यों नहीं कोई ट्रैवल 92 का इंतखाब करेगा। नवीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अपने प्यारों से ढेरों बातें करना चाहते हैं तो आपको तलाश रहती है हमेशा एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज की। जैज़ गोल्ड पैकेज क्या है वो आपको बताते हैं जी। जैज़ गोल्ड पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पोस्ट पेड नेटवर्क है और जैज़ गोल्ड अपने सारिफीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन लेकर आया है, वो मैं आपको बताती चलूँ जी। पहले लोग परेशान हो जाते थे हर टाइम जी, आप
कार्ड लोड कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं। अगर आप तंग आ चुके हैं बार बार अपना कार्ड स्क्रैच करके लोड करने से, तो आप अपने नेटवर्क को स्विच कर लें जी जैज़ गोल्ड पे। अब जैज़ गोल्ड पे अगर आप अपने नेटवर्क को स्विच करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। जैज़ गोल्ड का जो 699 पैकेज है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग ऑफर जो है वो अपने सारिफिन के लिए लेकर आया है, जिसमें आपको मिलता है जी बेशुमार डाटा, फ्री मिनट्स और इसके साथ साथ SMS की भी बहुत ज़बरदस्त सहूलियात। तो आज ही आप जो है अपने नेटवर्क को स्विच कर लीजिए जैज़ गोल्ड पर। 699 जो पैकेज है जैज़ गोल्ड का आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस देने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज देने वाला है, जिसमें आप अपने प्यारों से घंटों बातें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है जी, अपने करीबी फ्रेंचाइज पर जाना है, करीबी सेंटर पर जाना है और सिर्फ अपने नेटवर्क को स्विच कराना है जैज़ गोल्ड पर। तो इससे आप तमाम तरह ऑप्शंस हासिल कर सकते हैं, जिसमें होंगे जी आपके पास ढेरों फ्री मिनट्स, SMS और आप अपने प्यारों से कर सकते हैं ढेरों बातें। तो जाइए और अपने नेटवर्क को जैज़ गोल्ड पर स्विच कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और हमने शामिल करने हैं जी सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हैं आज के भाव। मार्केट में हसनैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। जी हसनैन। जी, सब्ज़ी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जो सब्जियां हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। आड़ती और जो फड़िए हैं वो मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो ख़रीदार हैं वो शिकवा कना है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सबसे पहले अदरक चाइना की जो सरकारी कीमत है 350 से 360 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 380 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। आलू सरकारी कीमत 42 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 55 से 60 रुपये फ़ी किलो। प्याज सरकारी कीमत 42 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 55 और 58 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह बैंगन की बात की जाए तो सरकारी कीमत 47 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर फूल गोभी की बात की जाए तो सरकारी कीमत 83 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह खीरा फार्मी की अगर बात की जाए तो सरकारी कीमत जी 62 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 90 और 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह टमाटर की अगर बात की जाए तो जी सरकारी कीमत 62 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 75 और 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह लहसुन चाइना जो है सरकारी कीमत 255 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 280 और 290 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जी मेथी की तो सरकारी कीमत 197 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 और 230 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए मटर की तो सरकारी कीमत 197 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन 197 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में अगर बात की जाए तो वो 230 और 240 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए लीमू देसी की तो सरकारी कीमत जी 170 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 190 200 रुपये फ़ी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए जी मटर की तो इसके अलावा ठीक है हसनैन, आपने सब्जियों की कीमतें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी यहाँ से आप खरीद सकते हैं 630 रुपीज़ में 630 रुपये किलो में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 735 735 रुपये किलो। मटन पर केजी 1450 रुपये किलो में यहाँ से आप खरीद सकते हैं और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1585 रुपये किलो में। इसके बाद जी हमारे पास है चिकन के रेट। जिंदा मुर्गी सरकारी नरखनामा जिसे कहा जाता है उसके मुताबिक 198 रुपये में अवेलेबल है। इसका बना हुआ गोश्त आपको 287 रुपये में मिलेगा। इसके बाद चलते हैं एग रेट्स क्या हैं। रिटेल प्राइस के मुताबिक 180 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे 2 रुपये की बचत के साथ 178 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और गोरमे के रेट हैं जी 179 रुपीज़। अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं 179 रुपीज़ में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपने किस तरह से अपना बजट डिसाइड करना है और आज बनाना क्या है। तो हमने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है, अब आप ये डिसाइड करें कि आपने आज क्या बनाना है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।